माइग्रेन दुनिया में इतनी कॉमन है कि 1 अरब से ज़्यादा लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं वो चेंजेस को इतनी अच्छी तरह अडेप्ट नहीं करते कि अगर वो अपने सही टाइम पे सोएंगे नहीं और उठेंगे नहीं तो उनमें बड़े आराम से ट्रिगर हो जाए। माइग्रेन के पेशेंट्स के नर्व्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव है। 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। फिर आपका ये है कि आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आपके पास आपकी दवाइयाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं। होता यूँ है कि लोग इग्नोर करते रहते हैं, फिर जब बढ़ जाती है फिर दवाइयाँ भी काम करना छोड़ देती हैं। घर में रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं और फीमेल्स के स्पेशली जो मेंस्ट्रुअल डेज हैं, जो मई के दिन हैं, उनमें ये ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। माइग्रेन का मुस्तकिल इलाज कोई नहीं है, काबिले इलाज है मुस्तकिल। इसका मतलब है कि ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप तशख़ीस करें और फिर इलाज के लिए हम जो दवाइयाँ देते हैं, लकीली हम इस दौर में कि हमारे पास उनकी दवाइयाँ मौजूद हैं, हमें पता है कि कैसे इसको इलाज करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। नाज़रीन, दिमाग इंसानी जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है और अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरती के साथ इसमें जो है नसों का जाल बिछाया हुआ है कि अगर इंसान इस तख्लीक को करीब से देखे तो वो हैरान हो जाए कि ये काम सिर्फ वही कर सकता है कि जो इस कायनात का खालिक है, जो इस कायनात का मालिक है। लेकिन ये बताते चलें कि उस खालिक ने इस इंसान को जब पैदा किया है तो उनमें कुछ ऐसे लोगों को भी पैदा किया है कि जो इसी दिमाग के डॉक्टर्स हैं, जो इस दिमाग को चेक कर सकते हैं, जो इस दिमाग के साथ इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम तो पाकिस्तान में हासिल की, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए और ये सारे का सारा अमल सीखने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए और अमेरिका से अब आए हैं। इनसे जानेंगे कि दिमाग असल में है क्या और ये दिमाग की जो बीमारियां हैं ये क्यों होती हैं। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दिमाग है क्या। दिमाग बेसिकली एक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नर्व्स का एक कॉम्प्लेक्स है और ये अल्लाह ताला की वो तख्लीक है जिसमें कोई इसका सानी नहीं है दुनिया में। ये इतना कम्प्लेक्स है कि आज तक साइंसदान और डॉक्टर्स जो हैं इस तख्लीक को समझने में थोड़ा सा ही सक्सेसफुल हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। जहाँ ये कम्प्लेक्स है उधर ही इसकी बीमारियाँ भी उतनी ही कम्प्लेक्स हैं और इसीलिए इनकी हम स्टडी रिसर्च में ज़्यादातर अपना टाइम लगाते हैं। आपने सही कहा कि बीमारियां जो हैं ये क्यों टाइम लेती हैं सही होने में, क्योंकि दिमाग में हीलिंग पावर है अपने आप को ठीक करने की, वो ज़रा स्लो है। क्योंकि हमें ज़्यादा भी इसके बारे में पता नहीं और हम जानकारी कर रहे हैं, इसलिए हमें टाइम भी लगता है इसकी तशख़ीस में और इलाज में भी। लेकिन हम 21वीं सदी में हैं, हमारे पास अब काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, दवाइयाँ भी आ चुकी हैं, हमारे पास टूल्स भी हैं कि हम इसको बेहतरीन तरीके से इलाज और मुआलजे की तरफ पेशेंट्स को हदायत दे सकें। डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। ज़ाहिर है कि न्यूरोलॉजी से जो रेलेवेंट जो चीज़ें हैं उनमें बहुत कुछ आता है, उनमें फालिज भी आता है, उसमें और बहुत सी चीज़ें आती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर या शुगर की, ये तो अब तकरीबन हर इंसान को ही है और ये साइलेंट जो है मर्ज़ है। सर दर्द क्यों होता है? जो हमारी नर्व्स हैं उनमें कुछ नर्व्स ऐसी भी हैं जो पेन को रिसीव करती हैं और फिर दिमाग की तरफ लेकर जाती हैं और फिर हमें ये परसेप्शन देती हैं कि दर्द हो रही है और किस पार्ट में हो रही है। हैरान कुन बात यह है कि ब्रेन इटसेल्फ, दिमाग इटसेल्फ में पेन रिसेप्टर कोई नहीं है, इसके इर्द गिर्द ही पेन रिसेप्टर्स हैं। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, अल्लाह ताला ने ख़ुद एक उनकी दरियाफ्त है कह सकते हैं। अब सर दर्द में जो सबसे कॉमन है वो है दर्द शकीका, जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन इटसेल्फ दुनिया में इतनी कॉमन है कि 1 अरब से ज़्यादा लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। और दूसरी जो सबसे कॉमन है वो है टेंशन हेडेक, जो स्ट्रेस हेडेक के नाम से भी, वो 2 अरब से ज़्यादा लोगों को इस टाइम इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। इसीलिए इसका तशख़ीस और इलाज होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर दर्द शकीका, क्योंकि ये फ़ीमेल्स में 3 टाइम्स यानी 3 गुना ज़्यादा उनमें पाई जाती है और ये दुनिया की माजूरी सेकंड कॉमन कॉज ऑफ माजूरी है माइग्रेन डिसेबिलिटी के लिहाज से। बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जल्द से जल्द हम इसका इलाज और मुआवजा करें, क्योंकि फिर ये बच्चों की एजुकेशन, फ्रेंडशिप्स और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनकी स्कूल की छुट्टियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। और अगर हम उनका सही तरह इलाज नहीं कर पाएंगे तो फिर ये पहले तो कुछ दिनों में करेगी, फिर महीने के मल्टीपल दिनों में होगी और फिर इसको हम क्रॉनिक फॉर्म जो कहते हैं वहाँ तक चली जाती है। जो दर्द शकीका माइग्रेन, उसकी अलामात का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो अलामत है वो तो सर दर्द है, लेकिन रोशनी से हसासियत, आवाज़ से हसासियत और फिर मतली का आना और फिर उल्टी का आना, ये सारी जो
अलामात हैं, इसको हम कॉन्स्टलेशन बनाते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, तो फिर हमें माइग्रेन की तरफ डायग्नोसिस जाता है। आपने ये तो बता दिया है, माइग्रेन की बुनियादी वजह क्या है? ये लोगों में ज़्यादातर अब क्यों हो रहा है? पहले के भी लोग थे, सर दर्द का सुना जाता था, बट माइग्रेन अब बहुत ज़्यादा तादाद में फैल रहा है। ये क्यों होता क्यों है ये? जो माइग्रेन पहले जब होता था तो अंडर डायग्नोज होता था, हम लोग इसकी सही तशखीस नहीं कर पाते थे। और अगर पुराने वक्तों में देखा जाए तो जो हमारे पास हिस्ट्री है उसमें दिखाया जाता है कि लोगों के दिमाग को उनका स्कल यहाँ से निकाल देते थे पार्ट, कि उनका ख्याल था कि कोई जिन भूत आ गया और उसका रास्ता चाहिए निकालने के लिए, उसको ट्रेपनेशंस कहते हैं। हमें मॉडल्स में पता चला है, ख़ास तौर पे जो चूहों के मॉडल पे जिन पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कि माइग्रेन एक नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व, पांचवी नर्व हमारे दिमाग की, उसकी डिसफंक्शन की वजह से होती है। अब वो अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई है कि वो हमारे पूरे फेस को भी सप्लाई करती है, दिमाग में भी जाती है, और फिर उसके बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हैं जो हमारी नेक के साथ भी है, दिमाग के साथ भी हैं। फिर पेन के कुछ ऐसे मार्कर्स हैं जो निकलते हैं और फिर वो अफेक्ट करते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो हमें माइग्रेन आती है। लेकिन जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि इसकी जो अलामात हैं वो पूरे दिमाग से ही आ रही होती हैं, जिस तरह हसासियत है रोशनी से या साउंड से है। तो ये माइग्रेन का एक जो अभी तक हमें पता है उसकी ये वजह है। माइग्रेन क्यों दुनिया में इतनी कॉमन है, उसकी वजह ये है कि ये एक जेनेटिक कंडीशन है। 2/3 लोगों में ये जेनेटिक में पाई जाती है, जिसका मतलब है कि अगर एक वालिद या वालदा को माइग्रेन है तो 50% चांस है कि उनके बच्चे को भी होगी, और अगर दोनों को है तो 75% चांस है कि बच्चे को होगी। प्लस अगर ये जेनेटिक नहीं भी है तो अगर खुदा ना खास्ता है बच्चे का सर लगता है या किसी बड़े का सर लगता है, उससे भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकती है, ट्रॉमा से भी हो सकती है। सर कैसे, मतलब यानी कि सर साथ जोड़ने नहीं, जोड़ने से? ट्रॉमेटिक, अगर कोई गिर गया है या किसी को खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकती है। तो फिर हम उसी के मुताबिक इसका इलाज करते हैं। अच्छा सर, माइग्रेन के बारे में बहुत से लोगों के सवालात थे, लोग इस बीमारी से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। माइग्रेन से जान कैसे छुड़ाई जाए कि इसमें, क्योंकि लोग जो है ना न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने से कतराते हैं। एक तो फीसें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। दूसरे टेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। लोग चाहते हैं कि हल्दी लगे ना फटकरी और काम भी हो जाए। तो घर में बैठ के इसका क्या ऐसा इलाज किया जाए कि माइग्रेन से छुटकारा हासिल किया जाए? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो अगर आपकी तशख़ीस सही होनी चाहिए उसके लिए तो आपको डॉक्टर साहब के पास जाना ही पड़ेगा, उसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं है। इसके अंदर जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं वो चेंजेस को इतनी अच्छी तरह अडेप्ट नहीं करते, जिसका मतलब ये है कि अगर वो अपने सही टाइम पे सोएंगे नहीं और उठेंगे नहीं तो उनमें बड़े आराम से ट्रिगर हो जाएगी। माइग्रेन के पेशेंट्स के नर्व्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, इस अगर इजी लैंग्वेज में कहना है, एज़ कम्पेयर टू आम बंदे के। तो उसमें यह है कि 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। फिर आपका ये है कि आपने 2 से 3 लीटर पानी पीना है डेली। आपका ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो इनटेक है फ्लूइड की वो एडिक्वेट है, वो सही है। फिर उसके अलावा जो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं स्पेशली अगर आप कहीं ऊंची जगह पे जा रहे हैं, आपके पास आपकी दवाइयाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं। होता यूँ है कि लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं, फिर जब बढ़ जाती है फिर दवाइयाँ भी काम करना छोड़ देती हैं, फिर वो कई दिन तक रहती है। उसके अंदर जो माइग्रेन के अंदर माजूरी आती है कि काम में अफेक्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, घर में रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, और फीमेल्स के स्पेशली जो मेंस्ट्रुअल डेज़ हैं, जो मई के दिन हैं, उनमें ये ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है। चिड़चिड़ापन, क्योंकि जाहिर है उससे आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है। और आपने पूछा कि इसे जान छुड़ाई कैसे जा सकती है। देखें, माइग्रेन का मुस्तकिल इलाज कोई नहीं है, काबिल इलाज है मुस्तकिल, इसका मतलब है कि ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। और हमारे अल्लाह करे इसी हमें लाइफ टाइम में हमें पता चल जाए इसका क्योर भी क्या है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप तशख़ीस करें, और फिर इलाज के लिए हम जो दवाइयाँ देते हैं, अगेन लकीली हम इस दौर में कि हमारे पास उनकी दवाइयाँ मौजूद हैं, हमें पता है कि कैसे इसको इलाज करना है। हमें पता है कि अगर मतली पेशेंट को आ रही है तो कौन सी दवाई देनी है, अगर सर दर्द के साथ ये वाला आ रहा है तो कौन सी दवाई देनी है। तो प्लीज़ आप जाएँ और अपने डॉक्टर के साथ, बेशक आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाएँ, वो भी इसके इलाज के लिए इनिशियल स्टेप्स बताएंगे, और फिर वहाँ से वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो कि एशियन कंट्रीज़ में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में इस चीज़ का है कि लोगों को ब्रेन हैमरेज होता है। सही। ड्यूरिंग ब्रेन हैमरेज जो ब्लीडिंग होती है उसको कवर नहीं किया जाता यहाँ पर, या फैसिलिटीज़ नहीं हैं या कुछ भी कह लें। सुनने में ये भी आता है कि इसका कोई इलाज नहीं है।
पूरी दुनिया में ही इसका इलाज मौजूद नहीं है कि जब आपको ब्रेन हेमरेज हो, बच्चों को अगर ब्रेन हेमरेज हो बहुत छोटी उम्र में, तो वो तो कुदरती तौर पे कवर हो जाता है हेमरेज। बट बड़ों के बारे में ये चीज़ सुनने में आती है कि ये कवर नहीं होता जल्दी से, इसमें अगर अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी नहीं है तो इसमें फिर डेथ ही है, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो एग्जैक्टली मैं कहूँगा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ब्रेन हेमरेज जो है, जो दिमाग के अंदर उसका खून का आना है, उसका असल वजह का तशखीस होना बहुत ज़रूरी है टाइमली मैनर पे। और सबसे जो कॉमन वजह है वो हाई ब्लड प्रेशर है। एक तो आपने प्रिवेंशन करनी है कि ब्लड प्रेशर को अपने डॉक्टर को दिखाते रहें और जो नॉर्मल वैल्यूज़ है 120 और 180 का, उसको रखें। दूसरा ये है कि बच्चों में तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि हमारा जो अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारा दिमाग का वॉल्ट है, ये इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि ये और स्वेल हो सके या बढ़ सके। जब दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होती है तो स्वेलिंग होती है और दिमाग जो है वो फिर और खुलता है। इसकी एक मिसाल स्किन की तरह है कि अगर हमारी स्किन पे कोई चोट लगती है तो इसके पास स्पेस है बड़ा होने की, खुलने की, लेकिन दिमाग के पास नहीं है। इसका इलाज इस तरह है कि अगर तो आप खून को पतला करने की दवाइयों पे हैं और फिर आपको ब्लीड हुई है तो फ़ौरन उसको रिवर्सल उनकी दवाइयों की ज़रूरत है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा है कि जिसको हम एनोरिज्म कहते हैं, अगर उसकी ब्लीड हुई है तो उसी टाइम उसका इलाज और उसको पेवनकारी उसकी ज़रूरी है। इसके लिए फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर छोटी ब्लीड है तो हम उसको फिर कंजर्वेटिवली ही मैनेज करते हैं, हम उसके लिए दवाइयाँ नहीं देते, बस उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते सर, हैं। तो पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ कौन लेकर आएगा? बिल्कुल एक अच्छा सवाल है और इसके अंदर रिसोर्सेज हमें चाहिए, लेकिन लाहौर जनरल अस्पताल में बेहतरीन काम हो रहा है, सर्विसेज के अंदर बेहतरीन काम हो रहा है और इसके अंदर लोगों के अंदर भी थोड़ा शऊर होना चाहिए कि किस अस्पताल में ये काम हो रहा है। न्यूरो साइंसेज का डिपार्टमेंट अच्छा किन अस्पतालों में है, पूरी दुनिया में ऐसे है जी। फालिज के जो बेहतरीन सेंटर्स हैं वो कुछ ही होते हैं, हर जगह नहीं होते, और एक एक जो बड़ा शहर होता है उसके अंदर भी 2-3 ही होते हैं। तो इसके अंदर आई थिंक आगाही की ज़्यादा ज़रूरत है कि एम्बुलेंसेज को और लोगों को कि अगर दिमाग का इलाज होना है तो किस अस्पताल में ही जाना सर, है। यहाँ पर तो वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं होते। आप बता रहे हैं कि ये इतना, क्योंकि अगर इसको हम प्राइवेट की तरफ लेके जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो आप बता रहे हैं। आपका जाहिर है कि आप पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं बाहर, क्या प्लान है यहाँ पर इस चीज़ के लिए? बिल्कुल है जी, अल्लाह ताला हमें उस तरह की और रिसोर्सेज दे और मेरी यही सब पूरे अपने हमारे जो हुकूमती ज़राए हैं उन सब से यही होगा कि जो वेंटिलेटर होना एक बुनियादी हक है, एक राइट है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैसिलिटीज़ हेल्थ पे ज़्यादा पैसे खर्च करें और लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें, बेहतर सहूलियात दें। क्योंकि होता ये है कि अगर इस तरह की कोई माजूरी हो जाए पेशेंट को, उनको पता नहीं होता फिर कहाँ जाना है, एक जगह वेंट अवेलेबल है, एक जगह वेंट अवेलेबल नहीं है, इसी टाइम के अंदर पेशेंट जो है वो और डिटोरिएट करता है, वो डाउन होता है। तो जी मेरी तो बड़ी अपील होगी इस गवर्नमेंट से भी और सबसे पंजाब गवर्नमेंट से कि आप और इस पे खर्च करें, एजुकेशन पे खर्च करें। फालिज क्यों होता है? दिमाग में क्या ऐसा शॉर्ट सर्किट होता है कि ये फालिज की तरफ चला जाता है, इंसान पैरालाइज हो जाता है? बिल्कुल, देखें जी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें खून दौड़ता है, जब हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से ये वेसल्स जो हैं, अगर अगर मैं कहूँ कि ये हमारे वेसल का ल्यूमन है तो वो सिकुड़ता जाता है। जैसे ही ये पूरा सिकुड़ जाता है तो ब्लड आगे जाने की जगह नहीं होती, इसकी वजह से फिर फालिज होता है। ये तो इस्कीमिक है। जो दूसरा जो खून वाला जिस तरह आपने बात की कि हैमरेज हो जाता है, उसमें वो ब्लड वेसल जो है वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है और वो फिर खून निकलता है। उसके अंदर तो जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन इस तरह करें कि आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल पर रखें, शुगर अपनी कंट्रोल में रखें। उसके अलावा ये कि जिन फैमिलीज़ में फालिज रन करता है या इवन हार्ट डिजीज़ रन करते हैं, उनको तो और ज़्यादा इसके बारे में शऊर होना चाहिए और बात करनी चाहिए और अपने टेस्ट रेगुलरली कराने चाहिए अपने डॉक्टर से मिलके। कोलेस्ट्रॉल एक और बहुत बड़ी मैं तो कहूँगा बीमारी ही की तरफ जाती है अब, क्योंकि उसकी एक टेंडेंसी है कि वो खून के दरमियान जो वेसल्स हैं उसमें जाके वो चिपकती है और फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो और सिकुड़ती है। तो फालिज की मेन रीजंस तो यही हैं। फिर बहुत कुछ अनकॉमन रीजंस भी हैं, वो जेनेटिक कंडीशंस हैं, वो बच्चों में भी हो सकती हैं और वो बड़ों में भी हो जाती है, लेकिन मेजर जो सबसे कॉमन है वो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ही है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने बीमारियों की सूरत हाल भी बताई कि ये क्यों होती है और उसका इलाज भी बताया कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। और बुनियादी चीज़ ये है कि हम किसी बीमारी को बढ़ाने से पहले अगर किसी सर्जन के पास जाके अगर उसका इलाज शुरू करवा दें तो वो जो चीज़ बढ़नी होती है वो बढ़ने से पहले थम जाती है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।